सही है सर? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। जुट जाइए फटाफट से हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सम्यक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज के जो जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो थंबनेल में हमने डाल दिए थे कि ये टॉपिक हम करेंगे। हम अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर कर रहे हैं। संजय जी, प्रियंका जी, तुलसी जी, प्ले विद सागर, सभी को गुड मॉर्निंग और ढेर सारा प्यार। चलिए क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास शुरू करें। अभी आए नहीं हैं सब लोग, है ना? क्लास को सीकर वाले, क्या बात है, ये करंट अफेयर्स की बेस्ट क्लास है। अरे शुक्रिया चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ कि मेरा कल मुझे ही संवारना है। ध्यान रखिए, मेरा कल मुझे ही संवारना है, मेरा आने वाला कल मुझे ही संभालना है। तो मेरा कल भी मुझे संवारना है और मेरे आने वाला कल भी मुझे संभालना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। फटाफट से जुट जाइए हमारे साथ। प्रियंका, लखन, लवदीप, ब्लेस, गेमर, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने कहा था आज हम बात करेंगे खेल परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थान। ये सारे टॉपिक आपके थंबनेल में डाल दिए गए होंगे। अक्टूबर का ये करंट अफेयर है। आप सब लोग अक्टूबर के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के आए होंगे। अब आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, खेल परिदृश्य से पहला क्वेश्चन, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? जवाब दें। अभी अक्टूबर 2024 में सऊदी अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। विमेन T20 वर्ल्ड कप है ना, महिलाओं का। ठीक है, विमेन मतलब महिला T20 था। T20 मतलब 20 ओवर वाला, है ना? 20 ओवर की बॉलिंग और 20 ओवर की क्या होती है, बैटिंग। नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया गलत आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है क्योंकि हालांकि हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसको काफी अप्रिशिएशन इसके लिए मिला था, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, इसके बारे में कुछ 2-3 चीजें हैं वो जान लेते हैं हम कि न्यूजीलैंड जो है वो महिला T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम बन गई है। अब आपसे यहाँ से तो विजेता टीम हो गया, लेकिन हो सकता है विजेता टीम या किस टीम ने जीता की जगह उपविजेता के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें उपविजेता टीम जो है वो कौन सी रही थी। देखिए, अगर उपविजेता को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो सही आंसर क्या होगा कि इसने साउथ अफ्रीका को हराया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर जो थी वो विनर थी। लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका विनर थी, अभी जो है साउथ अफ्रीका विनर नहीं है। उपविजेता को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन याद रखना उपविजेता टीम जो रही है वो साउथ अफ्रीका जो है वो रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि भारत ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हालांकि ये जो सऊदी अरब अमीरात में जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत का नेतृत्व करने वाली T20 टीम का नेतृत्व करने वाली महिला थी हरमनप्रीत कौर। इनके बारे में काफ़ी कुछ छपा भी था, कितना अच्छा इन्होंने नेतृत्व किया। हालांकि वो बात अलग है कि हम जो है वो मैच नहीं जीत पाए, बट स्टिल फिर भी, है ना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की संयुक्त अरब अमीरात में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक महिला T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने शिरकत की थी। हाँ जी, और लोग जुड़े अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, ऐसी टीम थी आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2024। चलिए, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं, फटाफट जवाब दें। भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 कहाँ पर होने जा रहे हैं, जवाब दें। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या झारखंड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, खेल संबंधी जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेयर कीजिए और क्लास को जुड़ जाइए। क्या आंसर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल होने वाला। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो इसका 37वां संस्करण था ना, 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, ठीक है, वो हुए थे आपके गोवा में, और वो हुए थे 2023 में।
उसके बाद 2024 में चूंकि ओलंपिक आ गया था तो 2024 में इनको इसको नहीं कराया गया। अब हम 2025 में कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्या राष्ट्रीय खेल कौन से? 38वें। ठीक है, याद रखना जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं वो हम उत्तराखंड में करा रहे हैं। ठीक है, और ये 2025 में होंगे, 2024 में ये नहीं हुए थे क्योंकि ओलंपिक की वजह से। तो याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एग्जाम्स की 38वें। अच्छा ये बताओ हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जवाब दें और जुड़े हमारे साथ और जवाब दें, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? ठीक है, हॉकी है, बैडमिंटन है। वेरी गुड, हरविंदर बाड़मेर जी ने जवाब दे दिया है कि हॉकी है। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है इसका? हॉकी। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल होंगे। तो कब होंगे? अगले साल 2025 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, प्लस गोवा में आयोजित हुए थे 37वें। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ध्वज उत्तराखंड को दिया गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिंग 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 डिंग। हाँ जवाब दीजिए, राजवीर जी, पंकज जी ने, अनूप जी ने, तुलसी जी ने, सौरभ जी ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है वो सही जवाब दिया है। चलिए पंकज आडवाणी बहुत चर्चित नाम है, क्यों? क्योंकि इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, इनको जो है पद्मश्री भी मिला है, इनको पद्म भूषण भी मिला है। खेल के लिए बहुत बड़ा नाम है पंकज आडवाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला तो ये, पंकज आडवाणी ने अक्टूबर में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब जीता। दूसरा है, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर के सभी प्रारूपों के विश्व विजेता रहने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है पंकज आडवाणी गेम्स में से। क्यों? एक तो ये स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर मतलब से पोलो टेबल होती है ना, पोलो अपन खेलते हैं, बड़ी सी एक डंडी होती है, उससे गोल दिखाएंगे अभी कैसी होती है। तो ये एक तो स्नूकर के लिए जाने जाते हैं, बिलियर्ड्स इनके द्वारा खेला जाता है। तो पोलो, बिलियर्ड्स, स्नूकर लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत इनके गेम में बॉल्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो इनको बिलियर्ड्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको बहुत सारे लगभग गेम के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं वो सारे इनको मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड ही हैं ये, जो कि गेम के लिए दिया जाता है ना। पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुरस्कारों में से, तो उनमें से है पद्मश्री, पद्म पुरस्कारों में से एक है। इनको जो है पद्म भूषण भी, सॉरी, इनको जो है वो पद्म भूषण भी मिल चुका है। इसलिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों ही, यदि मैं बात करूं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। दोनों ही क्या है, कथन सत्य हैं। एक और बी, दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। देखिए ऐसा होता है, बस इसमें जो चेंजेस होते हैं स्नूकर में, पोलो में और बिलियर्ड्स में, लगभग गेम एक ही होता है। टेबल की तरह, टेबल पे बहुत सारी बॉल पड़ी हुई होती है और एक बड़ा सा डंडा होता है जिससे हम जो है वो मारते हैं। स्नूकर का थोड़ा चेंजेस होते हैं, बॉल के बॉल फेंकने के, बॉल डालने के जो थोड़े तरीके होते हैं, जो गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। लगभग सिमिलर जो होते हैं ये गेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये पंकज का कुल मिलाकर 8वां खिताब है और बिलियर्ड्स में 7वां है। इसके अलावा एक जो जीता था स्नूकर में जीता था। ठीक है, बिलियर्ड्स में उनका पहला विश्व खिताब 2005 में उन्होंने जीता था, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर जो IBSF जो महासंघ है उस विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में समयबद्ध और अंक प्रारूप को जीतने वाले पहल बनकर ये इन्होंने इतिहास रचा था। और ये केवल एक दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है इसमें इतने सारे खिताब जीते हैं। चलिए एक और आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जवाब दें, अभी आप जुड़े नहीं हैं, अच्छे से जुड़े। सभी सब्जेक्ट्स की क्लास होगी अभी, जिनकी हो रही हैं उनकी तो चलेंगी, है ना। देखते हैं सभी सब्जेक्ट्स की भी। पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व कप का पहला खो खो होने जा रहा है 2025 में। कहाँ होगा इसका आयोजन? कहाँ हो रहा है? मुंबई, पटना, नई दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, कहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल, लखन जी ने सही जवाब दिया है, नई दिल्ली में आप लोग पढ़कर आए हैं। बहुत बढ़िया। खो खो खेलते थे ना, याद है बचपन में खो खो खेलते थे, छोटी छोटी गोले में बैठते थे। हाँ,
याद आ रहा है कुछ कुछ जी। इसका विश्व कप होने वाला है इंडिया में, कहाँ पर? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हो जाता है। तो खो खो वर्ल्ड कप इंडिया 2015, तो इंडिया अब लीड कर रहा है, देखिए। ठीक है, चलो। तो भारत का प्राचीनतम खेल है खो खो। इसका उद्घाटन जो है 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में होगा। खो खो दुनिया भर के 90 खेलों में, लगभग ये 90 देशों में जो है खो खो खेला जाएगा, है ना? 90 देश इसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन 90 देश अभी शामिल हो रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर। अब हम बात करेंगे पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार आ रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का, आज की क्लास में से मैं मान के चल रही हूँ 2, लेकिन अभी जो मैं लेके आ रही हूँ उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल से 100%। नोबेल पुरस्कार आ रहे हैं आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाना, रट के जाना है ये। और यहाँ से अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इसको आप दिमाग में तय कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी यही है कि जो पेपर में आने वाला है वो मैंने पढ़ लिया, बाकी का जो पेपर में नहीं आ रहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। राम राम जी। तो आप बताइए, नोबेल पुरस्कार की यदि मैं बात करती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? भौतिकी का किसे मिला? और रसायन विज्ञान का किसे मिला है? सौरभ जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। देखिए, अर्थशास्त्र को हम याद कर सकते हैं रॉबिन्सन से। जॉनसन या रॉबिन्सन आ जाए, सन सन आ जाए तो अर्थशास्त्र, सन सन की बात आ जाए तो बात हो रही है अर्थशास्त्र की, याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो आप। चिकित्सा की बात आ जाए तो चिकित्सा में क्या है? कुनकुन की गोली, है ना? रुपक्रॉन या बॉस जो है वो कुनकुन की गोली देने वाले हैं। कौन से? हमारे जो डॉक्टर बॉस हैं वो कुनकुन की गोली देने वाले हैं। भौतिकी की यदि मैं बात करूं तो भौतिकी की अहम होप, है ना? भौतिकी में तो क्या है? होप दी जा सकती है ना? जो हिंटन जी हैं वो हमें क्या दे सकते हैं? होप दे सकते हैं, है ना? तो भौतिकी का। रसायन विज्ञान का यदि बात करूं तो रसायन विज्ञान के लिए आप बेकर से याद कर सकते हैं, बेकर या बिस, है ना? हम, है ना? बेकर जो है वो, बिस जो है वो, या विज्ञान है ना, तो विज्ञान से बिस, बेकर और रसायन विज्ञान, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि अर्थशास्त्र की बात आएगी तो अर्थशास्त्र के लिए हम बात कर सकते हैं, 2 इसमें कीवर्ड हमने पकड़ लिए, एक तो जॉनसन, एक रॉबिन्सन। सन सन, रॉबिन्सन, जॉनसन क्या हो गए? अर्थशास्त्र को मतलब अर्थशास्त्र का जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। चिकित्सा की यदि मैं बात करूं तो बॉस कुनकुन की दवाई दे देंगे, तो बॉस से, एम्ब्रोस से, रॉफकुन, याद हो गया। चलो ठीक है। भौतिकी की बात करूं तो मैंने कहा भौतिकी जो है उसमें एक हिल्टन जी हमें क्या दे रहे हैं? होप दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, याद हुआ? हिल्टन जी होप दे रहे हैं किसमें? भौतिकी में, है ना? किसमें? भौतिकी में, है ना? मेटलिस्टिक होना है तो मेटलिस्टिक, भौतिकी जैसे हम बात करते हैं भौतिक चीजों की, तो मेटलिस्टिक चीजों की, तो होप दे रहे हैं हिल्टन जी। रसायन विज्ञान की बात करें, बी से बीबी, बेकर और बिस, बेकर और बिस, ऐसे हमें याद हो जाएगा। तो याद रखना कि इसका आंसर सही है ए, 1 2 3 और 4, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, याद करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने पढ़ा दिया, सब कुछ है, लेकिन याद नहीं हुआ तो कोई, मेरा मतलब यह है कि जो मैं पढ़ाऊं मेरे बच्चों को याद हो जाए। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि क्वेश्चन केवल ये आ गया कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आप कर ही दोगे, लेकिन किस चीज के लिए मिला है? क्वेश्चन ये ऐसे भी तो बन सकता है ना कि 2024 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का किसे मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेरॉन एमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये पुरस्कार दिया गया। क्यों? राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध करने के लिए, जो राष्ट्रों के बीच यानी अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान या फिर यूरोपियन कंट्रीज, है ना, साउथ एशियन कंट्रीज, उन सब में के बीच जो उनकी प्रॉस्पेरिटी में जो अंतर है, उनकी समृद्धि में जो अंतर है, उसके ऊपर उन्होंने शोध किया है। भौतिकी की यदि मैं बात करूं तो हिल्टन और होपफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। उनको क्यों दिया गया है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए, मतलब तंत्रिका जो तंत्र है वो भी कैसा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नाम बड़े खतरनाक है, याद करवा दिए ना सर, जॉनसन और रॉबिन्सन। सन कौन हो गए? अर्थशास्त्र, ऐसे याद करेंगे हम, याद कर लेंगे। तो कृत्रिम नेटवर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए किसको मिला है भाई? भौतिक विज्ञान के लिए मिला है, ठीक है। उसमें मशीन, मतलब सीधी सी बात है, मतलब वो क्या करें? आर्टिफिशियल तंत्रिका तंत्र लगाएंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे,
याद रहेगा आपको। रसायन की यदि मैं बात करूं तो रसायन का मिला है कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए। ये एक नए तरीके का प्रोटीन है, एक तरीके से है ना, उसका डिजाइन करके बहुत सारी बीमारियों पर हम क्या पा सकते हैं, मतलब प्रोटीन की बहुत सारी बीमारियों पर हम हल कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन जो डेवलप किया है उसके लिए मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चिकित्सा की बात करूं तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो माइक्रो आरएनए विकसित किया है। ठीक है, किसने? एम्ब्रोस और कुनकुन ने, रॉब कुन ने, जो हमने भी याद किए थे। तो इसीलिए तो हम याद कराए ना कि अब आपको, मुझे लगता है कि नाम तो याद हो गए होंगे। तो पहले अर्थशास्त्र की मैंने बात करी, रॉबिन्सन जॉनसन, किसके लिए? देशों के बीच जो समृद्धि है उसके शोध के लिए। ठीक है, फिर हमने बात की यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर भौतिकी की। तो भौतिकी के लिए हमने बोला कि होप और हिल्टन, है ना, होप और हिल्टन, कि होप ने जो है वो हिल्टन दिया, मतलब हिल्टन ने होप दी हमें, है ना, भौतिकी की होप दी, मेटलिस्टिक लाइफ की होप दी। और उन्होंने क्या क्या कि भाई ऐसा करो, कृत्रिम जो अंग हैं उनका हाँ, कृत्रिम जो तंत्रिका नेटवर्क है उसको डेवलप कर दो, उसकी मशीन बना दो। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था हमारा रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान में हमने क्या बोला था कि रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो रसायन के लिए हम हसाबिस या जॉन डंपर, है ना, और इसमें बेकर और बंसल, बी से हमने याद किया था, बेकर और बिस से। ठीक है, हमने याद किया। तो इसमें हमने देखा ये किसके लिए दिया गया है, रसायन विज्ञान वाला, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। और एमएनए मतलब सॉरी माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया चिकित्सा का। याद हो गया मेरे हिसाब से, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में ये दिए जाते हैं। और ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में, और जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार जो होते हैं वो स्कॉटहैम में प्रदान किए जाते हैं, स्वीडन में। तो ये हालांकि आएगा नहीं, बट फिर भी याद रखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन 4 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। एक तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, नोबेल असेंबली एट कोरालिंसा इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ये क्वेश्चन पिछली कक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसने जीता शांति का? देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा। मैंने सारे नोबेल पुरस्कार लगभग आपको करा दिए। सादर प्रणाम जी। निहोल हिंडाल्को, है ना, हिंडाक्यू, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ग्रीन पीस संगठन, या डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, किसको दिया गया है? बताएं जल्दी। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसको मिला है? किसको मिला है? बिल्कुल सौरभ ने बिल्कुल सही दिया, जवाब दिया, निहोन हिंडाल्क्यो को ये मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये एक जापानी संगठन है, निहोल हिंडाक्यो को ये पुरस्कार। याद रखना यहाँ से क्यों मिला है, याद रखना कि जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम से बचे लोग थे उन्होंने ये बनाया, और उन्होंने कहा कि अब परमाणु हथियारों से मुक्त जो है वो दुनिया होनी चाहिए, इसीलिए उनको ये क्वेश्चन, ये जो है पुरस्कार मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बहुत बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाता है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार और एक बार देख लेना, क्योंकि जो हान कांग है जिनको ये पुरस्कार मिला है, देखो हिंडाल्को, हिंडाल्को बात कर ले तो शांति का, क्यों? नागासाकी वाला। ठीक है, जापानी संगठन, बहुत बढ़िया। अब यदि साहित्य की बात आ जाए तो हिंडाल्को नहीं है, हांगकांग है, हांगकांग है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली एशियाई महिला है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली एशियाई महिला, महिला, पुरुष नहीं, महिला जिनको ये, तो ये अपने आप में ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने कहा नोबेल पुरस्कार 6, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र और विज्ञान। ठीक है, भौतिकी, उसके अलावा शांति और साहित्य, 6 नोबेल पुरस्कार हैं। रट लेना, एक क्वेश्चन पक्का है आपकी परीक्षा में, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है आपकी परीक्षा में, चाहे वो जॉनसन रॉबिन्सन को लेकर आए, चाहे बेकर बॉस को लेकर आए, चाहे आपका जो है वो हिंडाल्को को लेकर आए, चाहे हांगकांग को लेकर आए। ठीक है, उनके महाकाव्य की बात करूँ तो उनके लेखन में मानव जीवन की नाजुकता को उन्होंने बताया है, इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला है। अब इनकी कुछ कृतियां हैं वो आप देख लीजिएगा, चाहे वो फायर सेंडामेंटर हो, ब्लैक डियर हो, योर कोल्ड हैंड्स हो, बीथ फाइटिंग हो, या द वाइट बुक हो। अगर क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, बाकी का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि आपको नोबेल पुरस्कार जो है वो रट गए होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पर नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, आएगा। चलिए, द हैरी मेसेल अवार्ड, द हैरी मेसेल अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों है इसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन ये पुरस्कार
के संदर्भ में कुछ कथन दिए, जैसे असम के विभव कुमार तालुकदार को द हेरी मेसिल अवार्ड दिया जाएगा। प्लस यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा दिया जाता है। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए IUCN आपको पता है, आप है ना, इन्वायरमेंट आपकी सिलेबस में है, आपको पता है इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में है। तो यदि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी पुरस्कार दिया जा रहा है तो वहां से क्वेश्चन बनना संभावित है। मैंने कहा कि इन्वायरमेंट जो है वो आपके जुड़िए, और भी बच्चे जुड़ सकते हैं, अभी जुड़े नहीं हैं पूरे, तो मैंने आपको बोला कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और क्योंकि इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में है तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। चलिए, तो असम के प्रख्यात संरक्षण वैज्ञानिक हैं विभाव कुमार तालुकदार, जिनको ये पुरस्कार हैरी मेसिल पुरस्कार दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट आपके बिल्कुल आपके उसमें है ना, सिलेबस में अक्टूबर 2024 में मिला है। और ये किसने दिया है, ये IUCN जो है उसकी जो प्रजाति अस्तित्व आयोग है उसके द्वारा क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था और इसमें 1000 रुपए की अमेरिकन राशि दी जाती है। चलिए एक और, तो इस तरीके से इनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से जुड़िए, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी अभी जो हैं वो जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, है ना। आप प्लीज़ क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जितना ज़्यादा क्लास को शेयर कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ना, आप शेयर करिए, क्योंकि सबका फ़ायदा होना चाहिए। जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जवाब देंगे, उतना अच्छा है। चलिए, मानवीय भावना के उत्थान और विविध समुदायों को शांति और सद्भाव में जोड़ने के लिए श्री श्री रविशंकर जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, अरे वाह, हरेंद्र जी, सौरभ जी, कल्पेश जी, लखन जी, तुलसी ने गलत जवाब दिया था। फिजी इज द करेक्ट आंसर। ये किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? फिजी का, जो कि श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के लिए इनको जाना जाता है। रीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए इनको जाना जाता है। तो फिडी, अच्छा, पूछ सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार मिला है, पुरस्कार का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखना। तेजमाल जी, राजेश जी, ब्लेज जी, कल्पेश जी, बहुत बढ़िया। तो फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियामी एम कोटिनिवेरे ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या नाम है पुरस्कार का? ऑनरेरी ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आ गया कि भाई ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? तो उसमें श्री श्री रविशंकर जी को। श्री श्री रविशंकर जी की यदि हम बात करें तो उनको एक आध्यात्मिक नेता है, मानवतावादी, और वे आर्ट ऑफ लिविंग जो फाउंडेशन है उसके संस्थापक हैं। कई बार आपने इनको सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा ये जो है वो चर्चा में भी रहते हैं, मतलब इनकी लोग वीडियोस वगैरह शेयर बहुत करते हैं, स्टेटस बहुत लगाते हैं इनकी बातों, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। और आजकल लोगों की ज़रूरत हो गई है ये, है ना। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इनको ये पुरस्कार मिला है कहाँ का? फिजी का। बहुत बड़ा जो यह प्रमुख नागरिक सम्मान जो है वो ये है। चलिए अब हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व को लेकर। तो हमने पहले खेल देखे थे, ठीक है, उसके बाद हमने देखे उसके बाद जब हम आ गए तो पुरस्कार हमने देखे, और अब हम बात कर रहे हैं चर्चित व्यक्तित्व को लेकर। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये, दो जवाब दो, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं। CJI, हाँ, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ में कुछ। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोलंकी, हाल ही में संजीव खन्ना को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। देखो, इसमें उन्होंने स्टैटिक भी पूछ लिया और स्टैटिक भी पूछ लिया, अभी स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया, और इसमें उन्होंने करंट भी पूछ लिया। अरे वाह, अरविंदर जी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। तो याद रखना, ये भारत के 50वें नहीं बल्कि 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। केवल
ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही सही है। अच्छा, इसका आर्टिकल बता दो, आर्टिकल कौन सा है? सीजेआई के लिए आर्टिकल हम कौन सा लेते हैं? आर्टिकल नंबर 121, 122, 123, 124। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, खुश कर दिया आपने मुझे लगा बच्चे उलझेंगे इसमें, लेकिन आप भी स्मार्ट हो गए हो। तैयारी है अच्छी वाली। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? केवल दूसरा और तीसरा। अच्छा, मैंने आर्टिकल पूछा है? मैंने रोहित जी थैंक यू। मैंने आर्टिकल पूछा है आपसे कि आर्टिकल कौन-सा है? 124। बहुत बढ़िया। मतलब तैयारी है पूरी, ठीक है। 124 6। तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है और शपथ जो है वो संविधान के अनुच्छेद 124 6 के अनुसार दिलाई गई है। तो कथन में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नियुक्ति के लिए शपथ जो है वो कौन से अनुच्छेद में? 124 6 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही है। वैसे जितने भी हम काफ़ी सारे जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 60 होती है। याद रखना, सीजेआई की सेवानिवृत्ति की आयु 65 है, 60 नहीं है। क्या है? 65 है। ये भी आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए हो जाता है। तो बहुत बढ़िया। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शपथ को लेकर है ना? तो 124, यस बिल्कुल 124 6। नायब नायब सिंह सैनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चौथी बार जो है वो सरकार बनाई है। थोड़ा हम इसको इसलिए हमने पॉइंट आउट किया क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बनने की क्योंकि लगातार चौथी बार कोई सरकार बनी है, तीसरी बार कोई सरकार बनी है किसी की, तो वो पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो गलत उत्तर दे गए हैं क्योंकि वो उलझ गए हैं। ये चौथी बार नहीं है, ये तीसरी बार है। याद रहेगा बस, और कुछ नहीं है ना। तो ये तीसरी बार है। इसमें सही विकल्प कौन सा है? केवल पहला ही विकल्प सही है। याद रखना, केवल पहला, दूसरा वाला सही नहीं है। ये सही है कि वो 11वें मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। इसलिए मैंने कहा था ये पर्सनैलिटी अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि हरियाणा में लगातार यदि किसी और जो भी जैसे इंडिया राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर कोई पार्टी सत्ता में है, उससे रिलेटेड यदि कोई पार्टी आ रही है तीसरी चौथी बार, तो अपने आप में वो पर्सनैलिटी हमारे एग्जाम के लिए क्या हो सकता है? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हरियाणा के 11वें हैं और तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई है, याद रखना, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी या फिर हरियाणा का नायब सिंह सैनी जी के बारे में ये याद आपको रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये भी सीएम साहब से लेकर ही है ना? सीएम से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन भी। चलिए, उमर अब्दुल्ला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खूब इनका नाम आपने सुना होगा। एक समय पर ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में जो है वो रहता था। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम होंगे, इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलो जवाब दो। सही विकल्प एक सही है, दो सही है। अरे बड़े बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? अभी जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे बच्चे। अब तो जवाब देना बनता है भाई, इतने से कम से जवाब से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, आकाश जी ने, सिक्कर वाले ने, हाँ, बोथ राइट, बोथ राइट, ठीक है। चलो, इसका मतलब दोनों ही इसमें क्या है? सही है। ये क्यों है? क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है तब से ये पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए और पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले तो भाई वो केंद्र शासित था नहीं, पहले तो अलग से राज्य था, आपको पता है ना? उसकी उसमें अलग ही संविधान चलता था। अभी तो हमें पता है 370 ये सारी चीज़ें जब खत्म हुई हैं तब से पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं और इसके
इस यूटी जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पार्टी के हैं, क्या है इत्यादि। दोनों सही हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ये देखे होंगे आपने, खूब टीवी पर इन्हें देखा गया। 370 जो है अनुच्छेद, उसके मामले में भी जब बहस होती थी, चर्चा होती थी, तो खूब इनका चेहरा देखने को मिलता था। तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए नई विधानसभा और नए मुख्यमंत्री के पास वैसी शक्तियां नहीं है जो एक राज्य की विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी। और ये जम्मू कश्मीर के जो है यूटी, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के ये जो है, ये पहले सीएम हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में और भी कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने थे, और इनके पिता और दादा जम्मू कश्मीर के सीएम रहे हैं जब जम्मू कश्मीर के यूटी नहीं हुआ करता था। बिल्कुल एक जवाब भी दे रहा है, मतलब एक सर ने जवाब भी दिया है यहाँ पर। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ये बने थे। 2001 में ये केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी बने। उसके बाद ये 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सीएम जो है वो बने थे 2009 में। उसका 2014 में उमर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन पार्टी जो है चुनाव हार गई थी। अब ये केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम है, याद रखना। वैसे पहले सीएम नहीं है, पर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जवाब देवें। एक और क्वेश्चन जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। बहुत बच्चे हैं, जवाब दे सकते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? सशस्त्र बल कौन सी चिकित्सा सेवा, उसकी पहली महिला जो महानिदेशक बनी है। बहुत देखो, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से। वाइस एडमिरल आरती शरीन, वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा, वाइस एडमिरल माधुरी कांत और वाइस एडमिरल रेणु शर्मा। अखबारों में काफी चर्चा में अक्टूबर में ये रही थी। लगभग हफ्ते भर अखबारों ने इस पर्सनालिटी को कवरेज दी थी। आरती सरीन जो है, बहुत बढ़िया, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक जो है बन गई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आरती सरीन जी ने जो इतिहास रचा है उसके बारे में। तो मैं फिर कह रही हूँ कि आज की क्लास में जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक मुद्दे कराए जा रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन वहां से पक्के हैं। इस क्लास को दोबारा एक बार और रिवाइज करना, वैसे मैं कराऊंगी और फिर आपको, वैसे मैं रटाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आरती जी जो हैं, आरती सरीन जी बन गई हैं, शल्य चिकित्सक हैं। वाइस एडमिरल आरती सरीन, वो जो है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेना यानी DGAFMS की महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाल लिया, और पहली महिला अधिकारी ये है। ठीक है, याद रखना कि ये जो है, मतलब ये जो आपका DGAFMS है, वो सशस्त्र बलों से संबंधित समग्र चिकित्सा नीति मामलों के लिए सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। ये जो है वो 46वीं DGAMFMS बनी है आरती सरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो पता है, मैं तो बोल रही हूँ 2, हो सकता है कि आज की क्लास में से 3 क्वेश्चन आ जाए। कितना बढ़िया रहे ना, 1 घंटे की क्लास और 3 क्वेश्चन। 1 घंटे की क्लास मतलब 1 घंटे में आपने 3 सवाल। मतलब लोग पढ़ते हैं 70-70 घंटे एक सब्जेक्ट को, और उसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं। हम 1 घंटे में से 3 क्वेश्चन ला रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जुड़े हमारे साथ। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मृति ईरानी जी को, विजया राहटकर को, रेखा शर्मा जी को, मीनाक्षी खेली जी को, किसे? बहुत बढ़िया, मनीष जी, बशीम जी, सौरभ जी, रिहान जी, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सही आंसर क्या है? विजय राहटकर, विजय राहटकर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देख लें, महिला है ये, याद रखना। देखिए, विजय तभी है जब महिला आयोग की विजय हो, महिला आयोग की विजय हो, इसलिए विजया राहटकर जो है महिला आयोग की क्या बन गई हैं? अध्यक्ष बन गई हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विजय किशोर
राहटकर हैं उनको राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और ये नवी अध्यक्ष होंगी। ये भी आपको थोड़ा-सा याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट कथन, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि ये जो हैं, ये नवी, है ना? ये नवी जो हैं वो होंगी, ठीक है? उसके बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। उस समय इन्होंने सक्षमा एसिड पीड़ितों की मदद के लिए प्रज्वला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए और सुहिता महिलाओं के लिए 24x7 एक हेल्पलाइन सेवा चलाई थी। उस पहल के लिए उनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। याद रखना, अगर विजया राहटकर आपको पता है जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। आप अपना सिलेबस उठाएँगे, बहुत सारे कमीशन दे रखे हैं जिसमें से ये कमीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो इन्होंने सक्षमा के लिए इनको जाना जाता है, प्रज्वला के लिए इनको जाना जाता है, सुहिता के लिए इनको जाना जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन है जो कथन में आपसे पूछा जा सकता है इसी में से, मतलब राज्य महिला आयोग से ही, कि डॉक्टर अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य भी बनाया गया। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? सरल, अच्छा सरल लगे कि अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय, आज आप तुम पढ़ के आए हो ना इसलिए सरल लग रहे हैं। ऐसे ही पढ़ोगे तो सब सरल ही लगेगा। विजय राहटकर अध्यक्ष बनी है और अर्चना मजूमदार सदस्य बनी है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लो आ गया कठिन सवाल। हाँ, आपने कहा, वो कहते हैं ना हम जादू की छड़ी हैं, ऐसे घूमते हैं और ऐसे सवाल बदल देते हैं। चलिए 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 फटाफट से और जुड़िए हमारे साथ, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एस परमीश, विपिन कुमार, अविरल जैन, प्रकाश मान सिंह राउत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन बने? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो याद रखना, जो एस परमीश हैं वो भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। और जो विपिन कुमार हैं वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज पढ़कर आए हैं, बहुत बढ़िया। यही होती है ना, मुझे ऐसे ही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अविरल जैन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं और प्रकाश मान राउत सिंह जो राउत हैं वो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगर कोई चर्चित पर्सनैलिटी जो आपको लगता है कि अनटच है वो ये है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन चर्चित पर्सनैलिटी में से जाने की संभावना नहीं है। तो सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है कि एस परमीश जी जो हैं, देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, कैसे याद रखेंगे? परमीश की बात कर रहे हैं तो हम याद रखेंगे कि तट रक्षक बल, है ना परमीश, है ना, परमिशन लेनी पड़ती है तट पर जाने के लिए, परमिशन लेनी पड़ेगी तट पर जाने के लिए, क्योंकि भाई डूब दाब जाए, समुद्र है। तो तटरक्षक बल के परमीश जी, ठीक है। अब विपिन कुमार की बात कर रहे हैं तो विपिन और विमानपत्तन, विपिन बी से और विमानपत्तन, ठीक है। अविरल जैन की बात कर रहे हैं तो भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा वो तो विरल हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो अविरल होगा, बहुत ही जो है अविरल होगा एक तरीके से, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। प्रकाश मान राउत तो आराम से याद हो जाएगा कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश ये हैं। तो मेरे हिसाब से आप याद रखते हैं तट रक्षक, तट पे जाएंगे तो क्या रहता है, तट पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो परमीश जी तटरक्षक के। उसका विमान की हम बात कर रहे हैं, विमानपत्तन, तो विमान बी से विमान और बी से विपिन कुमार। उसी के साथ अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको क्या बनना है, कार्यकारी निदेशक, तो अविरल रहना पड़ेगा, रुक नहीं सकते, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये भी आपको अब याद हो गया होगा, ऐसे ही हमको याद करने हैं, ठीक है। तो अविरल जैन ने आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन इन्होंने किया है, ठीक है। अब इसमें कानूनी विभाग 3 हैं जिनके लिए ये काम करेंगे, प्रांगण विभाग के लिए, कानूनी विभाग के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए। ये आपको याद रखना थोड़ा सा भी, इसमें ये क्या क्या जो है वो काम करने वाले हैं। तो उसके बाद दूसरा यदि मैं बात करूं तो ये हमारे हैं नेपाल के राष्ट्रपति जो चांदमन पौडेल हैं, उन्होंने प्रकाश मान सिंह राउत को क्या बनाया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया है। कहाँ का? नेपाल का। तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो जन्म है 1961 में, ये उदयपुर वाले नेपाल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसका तीसरा जो चर्चित व्यक्तित्व हमने देखा था
कि भारतीय विमानपत्तन के प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? बी से विमान और बी से विपिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना? तो जो हमारे विपिन जी हैं उनको जो है वो बनाया गया है किसका? भारतीय विमानपत्तन का अध्यक्ष। तो बिपिन रावत के नाम से हमने ये याद किया था। आईएएस ऑफिसर ये होते हैं बिहार काडर के। इससे बाहर क्वेश्चन से जाना नहीं है। चलिए, एक और हमने देखे थे श्री परमेश। तो इनको जो बनाया गया है वो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया। तो हमने देखा था कोस्ट पे जाने के लिए, समुद्र पर जाने के लिए क्या करना है? हमें परमिशन लेनी होती है। तो मेरे हिसाब से ये चारों जो हैं वो आपको अभी याद हो गए होंगे। चारों याद हो गए ना अच्छे से? चारों याद हो गए अच्छे से? कुछ रहा तो नहीं है बाकी? हाँ जी, कल के टॉपिक बिल्कुल आ जाएँगे। सर आप आज थंबनेल लग जाएगा अभी 1-2 घंटे में, तो उस पर आ जाएँगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चर्चित स्थान की। तो टिंग टिंग टिडिंग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नव अक्टूबर को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बंजारा नृत्य, तो ये कौन सा है? नृत्य नहीं है, ये है बंजारा विरासत संग्रहालय। बड़ा फेमस है बंजारा नृत्य, हाँ? चलिए, जवाब दीजिए फटाफट से। पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान में, वाशिम महाराष्ट्र में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में? तो बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर बना है? बताएं जल्दी से, कहाँ पर बना है ये? बिल्कुल सी सही आंसर दिया है सौरभ जी ने, रीना जी ने भी। वाशिम महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। देखिए, कुछ इस तरीके का होगा, फ्लोर्स का है ये। और जो है देखिए, महाराष्ट्र के सीएम साहब हैं ये, मोदी जी हैं ये। इन्होंने जो है वो क्या बनाया है? बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये 5 मंजिला है, आपने देखी 1, 2, 3, 4 मंजिलों में है ये। और इसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को ये दर्शाएगी, बंजारों से रिलेटेड ये होगी। इसका उद्देश्य भी है कि बंजारों के रीति रिवाज और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाया जाए। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। कविशा राठौर जी ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है इसके सही आंसर दिए हैं। अभी भी काफी सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पता है जवाब नहीं दे रहे। वो या तो उनको क्वेश्चन आ नहीं रहा है या फिर वो सुषुप्त अवस्था में है अभी, है अभी सोए हुए हैं, अभी जगे नहीं है ऐसे। चलिए, तो स्थान दे रखा है, उसकी विशेषता दे रखी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या बनाया गया है? हानले लद्दाख में क्या बना है? मुंबई महाराष्ट्र में क्या बना? और लोथल गुजरात में अभी क्या बना है? तो देखिए, सबसे पहले यदि वाराणसी इसको भी मैं याद करा दूंगी, चिंता ही मत करो, टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है हम हैं तो क्या गम है? चलिए, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय। ठीक है, तो वाराणसी वैसे भी किसके लिए जानी जाती है? अपनी बहुत अच्छी हिंदी के लिए जानी जाती है। तो हिंदी का वाराणसी, तो साहित्य सी से वाराणसी में क्या बनाया गया है? साहित्य का संग्रहालय, पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय। हानले की यदि मैं बात करूं, हानले लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग वेधशाला बनाई गई है। तो सबसे ऊंची तो लद्दाख पे ही होगी, पक्का? बिल्कुल लद्दाख में ही होगी, क्योंकि वैसे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची है ये वेधशाला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चूंकि लद्दाख में है तो सबसे ऊंची होगी, सबसे बड़ी जो है वेधशाला होगी। मुंबई महाराष्ट्र चेरकोप की बात करूं, यहाँ पर भारतीय कौशल संस्थान बनाए आईएसएस। अब तक हम आईआईटी आईआईएम पढ़ते हुए आए थे, आईआईएस भी बना है। अब तक हम आईआईटी आईआईएम पढ़ते आए हैं, अब जो है भारतीय कौशल संस्थान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बन गया है। कहाँ पर बन रहा है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद है लोथल गुजरात की यदि मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो बना है वो लोथल गुजरात में बना है। तो हमने याद करा, वाराणसी से सी साहित्य, हिंदी साहित्य संग्रहालय। लोथल हानले की हमने बात की थी, तो सबसे ऊंची वेधशाला होगी। मुंबई में हमने बात की तो आईआईएम है, आईआईएम की जगह आईआईएस मुंबई में है, आईआईएम की जगह आईआईएस है मुंबई में। इसके साथ लोथल जो कि गुजरात में, गुजरात समुद्री एरिया है, तो समुद्री जो विरासत परिषद है वो कहाँ पर बनी है? गुजरात में। तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो गई होगी। 2, 3, 4, 1 पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने देखा महाराष्ट्र में क्या है बनी है? बिल्कुल आईआईएस बनी है। उसके बाद लोथल में क्या बनी है? गुजरात में समुद्री विरासत। ठीक है, क्योंकि लोथल गुजरात
क्या है वहां पर, वही समुद्र है, कोस्टल है ना, समुद्र। उसके बाद आगे यदि हम आएँगे तो उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका मतलब कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश है वाराणसी, उसमें आपका हिंदी साहित्य संस्थान जो है वो संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। उसके बाद लास्ट में यदि मैं देखूँ तो हमारा है हानले लद्दाख, जहाँ पर सबसे ऊँची जो है वो इमेजिंग वेधशाला बनी है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको अभी याद हुए होंगे। चलिए, तो ये सबसे ऊँची वेधशाला कहाँ पर बन गई है? हानले में। हानले कहाँ पर है? लद्दाख में। तो लद्दाख जो कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन है, उसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया है। देखो कितनी बड़ी दूरबीन है ये, जहाँ से आप देख सकते हो। ये मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, MACE, याद रखना। यहाँ से भी कथन में क्वेश्चन आपसे या डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस दूरबीन को मुंबई स्थित बार्क ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारियों से इसको बनाया गया, स्वदेशी तकनीक पर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाई गई है। इसी के साथ-साथ इंडियन मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2024 हुआ था। मैरीटाइम की बात हो रही है तो कहाँ पर होगा ये? कहाँ पर होगा बताइए? कहाँ पर होगा ये? बिल्कुल, है ना, गुजरात की बात हो रही है। तो समुद्री विरासत सम्मेलन में क्या बना हमारा? समुद्री विरासत परिषद बना गुजरात, लोथल में। ठीक है, उसके बाद आगे ये क्या है आपका है ना? ये क्या है आपका? संग्रहालय, या ये क्या है आपकी लाइब्रेरी एक तरीके से। तो कहाँ पर बनी है? काशी, वाराणसी में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय है, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी कि भैया ये इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है ये तो हमने एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह डाल के मिलान के रूप में पूछ ली, लेकिन अगर रेगुलरली क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए एक-एक करके, तो आपको पता होना चाहिए कि भई समुद्री विरासत है तो लोथल गुजरात में ही होगी, क्योंकि समुद्र तो कहाँ पर है? गुजरात में ही है ना? चलिए, तो इसमें देश का पहला ये संग्रहालय होगा, 25 करोड़ रुपए आवंटित इसमें किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिंदी से संबंधित इसमें होंगी। उसके बाद हमने देखा था एक और, जिसमें हमने बात करी थी कि महाराष्ट्र में जो हुआ है उसमें भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया गया। अब इसमें याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IIT, IIM के बाद अब IIS आ गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है उद्योग 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल, मतलब लेबर स्किलफुल लेबर जो है वो तैयार करना है, स्किलफुल लेबर तैयार करना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? उद्योग 4.0 के लिए। अभी हम उद्योग 3.0 के लिए ही हमारे पास इतना अच्छा स्किलफुल जो है पर्सन्स नहीं है, लेकिन अब हमारे हम चाह रहे हैं कि इस जो हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उस तरीके से हम उद्योग 4.0 में आए और हमारे पास वो सारे लोग हों। अभी आपको पता है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है राजस्थान में। अब ठीक है, आपने सबमिट करा लिया, आप निवेश भी ले आए, आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके पास अगर लेबर नहीं है स्किलफुल, तो क्या वो लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यक क्या है कि स्किलफुल लेबर भी आपके पास हो। तो इसके लिए IIS आया है, जिसमें उद्योग 4.0 की बात की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, ये PPP की भागीदारी से किया जा रहा है, ये भी आपके लिए कथन में हो सकता है कि IAS जो है उसमें PPP मॉडल को हम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को हम जो है वो अपना रहे हैं, और इसमें टाटा ट्रस्ट के तहत सेक्शन 8 कंपनी के बीच सहयोग का परिणाम जो है ये है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट दोनों के सहयोग से बनाया जा रहा है, टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार। तो IAS टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, बस वो जवाब देते नहीं है। तो जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है सो गए हैं। भारत का पहला लेखकों का गांव, मतलब जिनमें लेखकों के शांति चाहिए भैया, शांति से चिक्कर पिक्कर टिक्कर नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति। हमें शांति से जो है क्या करना है, अपना लेखन कार्य करना है। तो क्या किया जाए, बड़ा उस पर सोच विचार किया गया, फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं, है ना, एक लेखकों का गांव बना देते हैं कि जाओ भैया वहां पे जाके अपनी लिखाई करिए। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? थानो गांव, उत्तराखंड में, बड़ा पहाड़ों के बीच में, आराम से जो है आप अपना किताब
लिखिए। तो इसको लेखकों का गाम जो है वो बनाया गया है, उस नाम से इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो किताब-विताब लिखनी हो आपको तो इस लेखकों के गाम में जाइएगा और अच्छे से बड़ी अच्छी-सी किताब लिखना, चाहे वो आरएएस के लिए लिखो, आरएएस के आईएएस के लिए लिखो, खाना कैसे बनाना चाहिए, खुश कैसे रहना चाहिए, हाँ, स्माइल कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर किताब आप वहाँ जाके शांति मिलेगी, आपको सुकून से आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से अभी इसका प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, तो देहरादून के निकट एक सुरम्य हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ पर थाड़ो गाँव है, वहाँ पर देश का पहला लेखकों का गाँव जो है उसका लोकार्पण किया गया है और ये देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर होगा और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो है इसका क्या किया है मतलब उसको इसको इनॉग्रेट किया है और निशंक के द्वारा लिखी लेखक गाँव की पहली रचना हिमालय में राम पुस्तक का भी विमोचन इसमें हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई हिमालय पर राम जो है वो किससे रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से फिर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो चलिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित होगा। बिल्कुल सही है, 18वां होगा ये। प्रवासी भारतीय आपको पता है कि 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी चूँकि भारत वापस आए थे, उन्हीं को ध्यान में रखकर प्रवासी जो दिवस है या प्रवासी जो एक समारोह है वो मनाया जाता है। प्रवासी मतलब ऐसे लोग जो हमारे देश के लेकिन बाहर जाके रह रहे हैं, उनको प्रवासी कहा जाता है बेसिकली, है ना? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मना बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल आपके सही हैं। अच्छा एक बात बताओ एक बात बताइए अच्छा एक और चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक और चीज़ प्रवासी भारतीय दिवस की यदि मैं बात करूँ तो ये ओडिशा में भुवनेश्वर में जो है वो मनाया जा रहा है। कौन-सा 18वाँ याद रखना 18वाँ ठीक है? कहाँ पर भुवनेश्वरम ओडिशा में ये मनाया जाएगा। ठीक है? इसमें 2-3 चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये 8 से 10 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है, 3 दिन का ये होगा प्रोग्राम और 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है? ये प्रवासी भारतीय दिवस है, महात्मा गांधी 9 जनवरी को वापस आए थे इसलिए मनाया जाता है, याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में की गई थी। ये आपके लिए कथन में मैंने कहा ना कई बार क्या कहते हैं करंट के साथ-साथ सही है बिल्कुल, करंट के साथ-साथ क्या होता है कि जो है वो स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि स्टैटिक पोर्शन की यदि बात करें तो 2003 में जो है वो इस दिवस की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। इसका मतलब 2024 में हमने प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो नहीं मनाया था, याद रखना। तो इसलिए 2025 में उड़ीसा में मनाया जा रहा है, भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1 साल का हमने इसमें क्या दिया है, गैप दिया है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? याद रखना है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भई इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जवाब तो दिया करो। हाँ? चलो, देश के पहले स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन है देश का पहला स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर जो कि एयर क्वालिटी को मतलब इस कमरे में यदि मैं इसे लगा लूं, है ना? तो इस इंडोर है ये स्वचालित है, इंडोर है और ये एयर क्वालिटी को बताने वाला मॉनिटर है। ठीक है? तो ये कहाँ पर इसका नाम क्या है? पवन चित्र मतलब मैं इस पूरे स्टूडियो में है, सब कुछ एकदम पैक है। यहाँ पर हवा एयर क्वालिटी जानने के लिए मैंने लगाया। अरे! क्या बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दे दिया। त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। क्या बात है! मतलब आज तो सब ना जम के पढ़ के आए।
हाँ जी, थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए क्लास में थोड़ा-सा गैप आ गया, कोई बात नहीं है, घबराएँ मत, हम वापस आ गए हैं, आप लोग भी वापस आ जाइए। चलिए तो क्वेश्चन हमने एक आपसे यहाँ टेक्निकल इश्यू था, यस बिल्कुल टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, चलिए फटाफट से रिवाइज़ करेंगे, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ये वाला, उसके बाद हम रिवीजन कराएँगे। देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र कहाँ पर? त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में पवन चित्र जो है वो लाया गया है। ठीक है, नहीं बिल्कुल अब आ गई वापस, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, अब आ गई वापस, आ जाओ सब लोग वापस। चलिए, तो इसके बारे में देखिए थोड़ी-सी मैं चर्चा करती हूँ। तो त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट है ही। है ना? चलिए लास्ट ही है क्या? हाँ, बिल्कुल अभी एक्चुअली है तो है, पर अभी चूँकि समय नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा फटाफट से रिवीज़न फिर हमारा रह जाता है इसलिए। तो पहला क्वेश्चन टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब अमीरात में। किसने जीता है? ये न्यूज़ीलैंड ने जीता है। ठीक है, किससे जीता है? ये साउथ अफ्रीका को हराकर जो है वो जीता है। उपविजेता कौन रही है? साउथ अफ्रीका। हुआ कहाँ है? सऊदी अरब अमीरात में। भारत से किसने भाग लिया था इसमें, या भारत से जो टी20 वर्ल्ड कप में गई थी वो कौन थी? हरमनप्रीत कौर जो थी वो थी इसकी, है ना? कैप्टन। सेकंड क्वेश्चन था भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होने जा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो आपके उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, इससे पहले गोवा में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने पंकज आडवाणी जी को लेकर, पंकज आडवाणी जी स्नूकर और बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है, जो पोलो पोलो टेबल की तरह होता है। ठीक है, उन्होंने पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, पद्म भूषण ऐसे बहुत सारे प्राइज जीते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 8वां खिताब जो है अपना जीता है और सिंगापुर में जीता है। ठीक है, और ये सभी प्रारूपों में, चाहे स्नूकर हो, बिलियर्ड्स, उसमें विजेता रहने वाले पूरे विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने कि पहला खो खो विश्व कप कहाँ पर होने जा रहा है? हमें पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में पहला विश्व कप खो खो होने जा रहा है। वेरी, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खो खो हम सब लोग जो है वो बचपन से खेलते आए हैं, देखते हुए आए हैं। फिर पुरस्कारों से क्वेश्चन आए थे। नोबेल पुरस्कार यदि रॉबिन्सन जॉनसन अर्थशास्त्र किसके लिए? समृद्धि के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं चिकित्सा की, तो चिकित्सा के लिए हमने कहा था कि चिकित्सा की जब हम बात करेंगे तो बोस और कुनकुन, है ना, बॉस ने कुनकुन की देवी जो दवाई है कुनकुन की, कुनैन की दवाई दे दी, तो चिकित्सा का दिया है कुनकुन के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए वैसे? हाँ हाँ, ये है अपना, है ना, आरएनए, जो माइक्रो आरएनए है उसके लिए इसको मिला है। भौतिकी का हमने देखा था कि मेटलिस्टिक चीजें, होप, है ना, होप हिल्टन, मेटलिस्टिक चीजें भौतिकी के लिए। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो है वो रसायन विज्ञान से बिस और बेकर, याद कर लिया होगा आपने। ठीक है, उसके बाद हम आगे आए थे तो हमने बात की थी कि भाई जो सम्मान है जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो निहोन हिंडाल्को को दिया गया है। वही साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली एशियाई महिलाएं हैं हॉन्गकॉन्ग, उनको दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हमने देखा। उसके बाद द हैरी मेसेल अवार्ड निम्न में से किसको मिला है? तो ये हमने देखा था, ये मिला है विभव कुमार तालुकदार को, जो कि असम के हैं, और इनको जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है ये हैरी मेसेल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद श्री श्री रवि शंकर जी को किस देश का मिला है? फिजी देश का। ठीक है, फिजी देश का सबसे बड़ा जो है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड जो है वो इनको प्रदान किया गया है। उसके बाद हम अगर चर्चित व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है कि अभी संजीव खन्ना, बिल्कुल कल राजस्थान का करंट अफेयर है। यस बिल्कुल सही, कल राजस्थान का करंट अफेयर लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अक्टूबर का राजस्थान का करंट अफेयर आएगा कल। ठीक है, तो अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, कल हम राजस्थान का करंट अफेयर अक्टूबर का लेने वाले हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना। याद रखना 51 में मुख्य न्यायाधीश ये हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें से। उसके बाद नायब सिंह सैनी बीजेपी के तीसरे, हरियाणा के लगातार तीसरे जो हैं वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं, है ना, बीजेपी से तीसरे और हरियाणा के बने हैं ये। ठीक है, उमर अब्दुल्ला, ये जो यूटी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसके पहले सीएम है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम। ठीक है, और ये जो है मुख्यमंत्री इनको नियुक्त किया गया है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा का विषय
रहा है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए कौन बनी है? आरती जी, है ना, आरती सरीन जी, है ना, इनकी तो आरती होनी ही चाहिए क्योंकि ये पहली महिला निदेशक बन गई हैं, इसलिए इनकी आरती होना तो बनता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब चिकित्सा सबसे बड़ा जिसे हम पेशा बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहली महिला महानिदेशक जो बनी है सशस्त्र बल की, आरती जी, तो इनकी आरती तो होनी ही चाहिए, ऐसे याद रखेंगे हम। इसके बाद यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? विजया राहटकर, है ना। तो अगर महिला आयोग की अध्यक्ष ही क्या है? जीत है, विजय है, तो विजया है, तो विजया तो जीत तो होगी, महिला आयोग तो काम अच्छे से अपना करेगा ही। इसके साथ साथ अर्चना मजूमदार जो है वो इसकी सदस्य बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन कौन, हमने कहा था कि तटरक्षक, क्योंकि तट पे जाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, तटरक्षक के लिए परमीश जी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो वो कौन बने? हमने देखा था कि अविरल, हमेशा अविरल रहता है ना, लगातार काम करने वाला व्यक्ति। भारतीय विमानापट्टन, तो विमानापट्टन की तो बी से विमान और बी से विपिन जी, बिल्कुल बढ़िया। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की यदि मैं बात करूं तो प्रकाश सिंह राउत, बहुत बढ़िया, है ना। ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही याद किए थे और ऐसे ही इनको याद करना है और कोई जरिया नहीं है। फिर चर्चित स्थान की हमने बात की तो हमने देखा कि बंजारा विरासत संग्रहालय, बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर? महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया, वासिम में, है ना, वासिम विरासत संग्रहालय है और बंजारा का है तो कहाँ पर होगा? वासिम में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ही हमें याद करनी है चीजें कि बंजारा है, बंजारा का विरासत संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? वासिम में बनाया गया है। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो हमने देखा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर बनी है? विरासत समुद्र की है तो लोथल में बनेगी ना, गुजरात में, बिल्कुल। हिंदी साहित्य, साहित्य वाराणसी काशी में, साहित्य की बात हो रही है ना। एशिया की सबसे बड़ी, दुनिया की, भाई लद्दाख में होगी तो लद्दाख में है ये। और कौशल वाला कहाँ पर बना है? कौशल संस्थान आईआईएम, जो आईआईएस है वो आईआईएम की तर्ज पर बना है, कहाँ पर बना? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में बना है। तो ये भी आपको ऐसे याद करना है। तो ऐसे हम कह रहे ना भैया, कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर चीज याद नहीं हुई, दिमाग में सेट नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा। और हम इसलिए हैं कि आपने पढ़ तो लिया है, मैं बस उसको सेट करा दूं दिमाग में कि आप उसको भूले नहीं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस एग्जाम में जब निकल कर आएगी तो वो क्वेश्चन आंसर हम कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, और उसके ऊपर, और वो चीजें कब? जब हमारे दिमाग में चीजें सेट होंगी, स्टेबिलिटी होगी, चीजें क्या हो जाएंगी? हमें याद हो जाएंगी। तो भारत का पहला लेखकों का गांव कहाँ पर बना है? थाड़ो में, थाड़ो गांव उत्तराखंड में जो है ये बना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 18वां जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है कहाँ पर? बिल्कुल भुवनेश्वरम में, भुवनेश्वरम में, ओडिशा में। और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देश का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन मित्र कहाँ पर बना है? पवन मित्र कहाँ पर बना है? पवन मित्र कहाँ पर बना है? पवन चित्र है या पवन मित्र है? पवन मित्र है या पवन चित्र है? चलो, हमने मित्र के नाम से इसको याद किया कि मित्र जो है हमारा वो त्रिवेंद्रपुरम में जाकर बना है। हालांकि पवन चित्र है, बहुत बढ़िया, लेकिन याद करने के लिए हमने इसको कर लिया है पवन मित्र। चलो, पवन चित्र ही याद करो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में एक इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर लगाया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पवन मित्र, ऑप्शन बी पवन चित्र, ऑप्शन सी पवन लित्र और ऑप्शन डी पवन चरित्र। तो आंसर क्या है इसका? पवन चित्र। आंसर क्या है? पवन चित्र। याद रखेंगे, है ना। पवन मित्र नहीं है, पवन चरित्र नहीं है, ये क्या है? पवन चित्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। क्वेश्चन हमको इसी तरीके से जो है वो याद करना है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश करी स्पीड से कराएं, कोशिश करी कि सारी चीजें, सारे डायमेंशन कवर कर लें। याद रखना, आज की क्लास में नोबेल पुरस्कार रटने हैं और मैंने कोशिश करी है कि मैं उनको रटा दूं। काफ़ी हद तक शायद मैं उसको रटाने में क्या हो गई हूँ, सफल भी हो गई होंगी। 1-2 बार और क्लास को आप देखेंगे तो आप याद कर लेंगे। जॉनसन रॉबिन्सन को भी आप याद कर लेंगे, है ना, बॉस को भी और कुन-कुन की गोली को भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बहुत शेयर करना, क्विक रिवीजन करना, दोबारा से एक 2x पे आप इस क्लास को और देख लेना। फिर भी यदि कोई आपके सुझाव है, आप सुझाव दीजिएगा। हम आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ जितना भी मुझे वक़्त मिलता है। तो याद रखना, ध्यान रखना कि मेरा कल मुझे ही सँवारना है,
मेरा कल मुझे ही बनाना है और मेरा आने वाला जो समय है वो मुझे ही सँवारना है, मुझे ही बनाना है। तो मेरा कल मुझे ही सँवारना है। मेरे लिए मेहनत मुझे खुद ही करनी है। तो आप खुद ही मेहनत करते रहिए और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।